कौन से वो स्टेप्स है जिससे हमें शादी से पहले देखनी चाहिए? देखो, सबसे पहले जब आप शादी में एंटर कर रहे हो ना, इस वजह से मत करो शादी में एंटर। मैं सबको यही बोलती हूँ कि आपकी उम्र हो गई या आप फाइनेंशियली अब अच्छा खासा कमा रहे हो, इस वजह से शादी नहीं होनी। आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। आपकी लाइफ में एक इंसान एंटर कर रहा है तो लाइफ जैसी आपकी आज है वो नहीं रहने वाली। तो क्या आप इसके लिए रेडी हो? तब दिमाग में एक गलत फहमी रहती है कि शादी के बाद मैं इसे सुधार दूंगा या दूंगी, जो नहीं हो सकता। मैरिज सेपरेशन को बहुत इजी वे में ले लिया पेरेंट्स ने भी, क्या ये रीजन है? लव मैरिज में ना जो उम्मीदें होती है ना शादी से पहले, वो शादी के बाद फुलफिल नहीं होती दोनों ही साइड से। बेसिकली आज मैम बहुत सारी फीमेल अपने हस्बैंड को छोड़ने जाती है कि वो कहती है कि हमारे हस्बैंड हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाते कहीं ना कहीं सेक्सुअल के अंदर। मेल पार्टनर के माइंड में चलता है सेक्स, यस। फीमेल के माइंड में चलता है सिक्योरिटी। अगर वो अपने फाइनेंस खुद देख ले तो फिर शादी में आने की नीड क्या है? इमोशनल नीड के लिए। इमोशनल नीड के लिए वो बॉयफ्रेंड बना रही है, शादी में आने की नीड क्या है? आप समझो, बॉयफ्रेंड तो टेम्परेरी है ना, मतलब कब तक है? तो इस सिचुएशन से पहले आपको रेड फ्लैग आएंगे। प्यार मोहब्बत वाला फेज खत्म हो जाता है तो ये आता ही आता है। तो ये एकदम नहीं आता। किसी का आपने सुना है आज रात को सोए सुबह डिवोर्स हो गया? 5 ऐसे टिप्स बताइए जिससे पता लगे कि हाँ उनकी रिलेशनशिप बहुत ही सक्सेसफुल हो सकती है और हैप्पी हो सकती है। वेडिंग सीजन चल रहा है और कहीं न कहीं पे इस वेडिंग सीजन्स के अंदर हम देख रहे हैं शादियाँ तो हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा शादियाँ फेलियर भी हो रही है। कहीं न कोई रीज़न है उन शादी की फेलियर होने का। तो आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि शादी फेलियर होने के रीजंस क्या क्या है। कहीं हम है या हमारा पार्टनर है या कोई थर्ड पर्सन है। तो आप इस पॉडकास्ट में बने रहिए और जानिए ऐसे रीजंस जहां पर हम अपनी मैरिजेस को फेलियर होने से बचा सकते हैं। सो वेलकम मैम आज की इस पॉडकास्ट में। और आज मैम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आज हर फैमिली के लिए ज़रूरी है। हमने सुना है कि विपुल मैम ने आज 2000 प्लस वेडिंग्स उनको सेव किया है। कहीं ना कहीं पे उनका फेलियर नहीं हुआ, उस फेलियर को कहीं ना कहीं सेव किया है। मैम तो क्या ऐसा रीज़न था जहां आपने उस मैरिजेस को सेव किया? तो मैम आज हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपके बारे में कि किस तरीके से आपने उनको सेव किया। ठीक है, तो हम इसमें डीप डाउन करेंगे किस तरीके से सेव किया जा सकता है। कई लोगों को ये भी लगता है कि शादी टूटने के पीछे इन लॉज जिम्मेदार होते हैं। कईयों को लगता है कि पति होते हैं जिम्मेदार, पत्नियां होती हैं, फाइनेंस होते हैं। बट क्या चीज़ें होती हैं जो एक घर तोड़ देती हैं, रिश्ता तोड़ देती हैं, इस चीज़ में हम डिटेल में बात करेंगे सुनील। एंड मैं ये बोलूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया सो दैट मैं आज जितना वैल्यू ऐड कर पाऊँ आपकी ऑडियंस के लिए, उतना वैल्यू मैं ऐड करने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम एज ए कोच आपके पास जब कोई भी कपल आता है वो डाइवोर्स से पहले आएगा, तो मैम उससे पहले आप उस कपल से क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछती हो एज ए मैन साइड एज ए फीमेल साइड जिससे उनका जो डाइवोर्स है वो कहीं ना कहीं रुक जाए, या क्या मिस्टेक वो कर रहे हैं? तो अभी सुनील जी आपको ये बताऊंगी मैं कि मैं कपल्स से ज़्यादा इंडिविजुअल के साथ काम करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कपल अपनी शादी पे वर्क बहुत कम करते हैं, और अगर करते भी हैं उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जो बेमन से आता है। तो एक इंसान जो उसको लाया है पार्टनर को, वो तो 100% देने के लिए रेडी होता है, पर कहीं ना कहीं सेकंड पार्टनर जो होता है वो उतना एफर्ट नहीं डालता। दूसरा रीज़न मेरा ये है, मैं कपल को कम लेती हूँ कि उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है कि सामने वाला भी करेगा अगर मैं कर रही हूँ, पर वो पहले ही आधे मन से आया है, वो करना नहीं चाहता। तो ब्यूटी ये है कि अगर दोनों वर्क नहीं करना चाहते ना एक साथ, तो एक इंसान भी अपनी शादी पे काम कर सकता, और ये लोगों को पता ही नहीं है। वो एक मिथ में जी रहे हैं कि अगर मेरा पार्टनर काम करेगा मेरे साथ तभी मेरी शादी सही होगी, वरना नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मेरे पास फीमेल क्लाइंट आए चाहे मेल क्लाइंट आए, वो हमेशा शिकायत लेके आते हैं, भर भर के शिकायतें होती हैं उनके पास पार्टनर को लेके, एंड दे वांट कि मेरा पार्टनर सही हो जाए और चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को समझ लो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। भले ही आपके पार्टनर 80% गलत हैं, 70% गलत हैं, बट कहीं ना कहीं 30% रोल तो आपका भी है। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो अगर वो आप 30% सही कर लोगे तो क्या वो 70% सही नहीं हो जाएगा? अब चाहे मेरे पास वाइफ आए और चाहे मेरे पास हस्बैंड आए, जो मेरे पास आता है मैं उसी पे वर्क कराती हूँ, उनका पार्टनर खुद ब खुद सही हो जाता है। यदि हमारे पास में मेल या फीमेल में से सिंगल कोई भी आ रहा है तो हमें बाय मिस्टेक पता लग जाता है कि इन दोनों में से मिस्टेक कौन कर रहा है, किस तरीके की मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से इनका ये डाइवोर्स की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। तो मैम लेकिन काम एक पे हो रहा है और सेकंड काम नहीं कर रहा अपने ऊपर,
तो फिर कैसे वो डाइवोर्स को रुक पाएगा? अच्छा है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल भी है सबके दिमाग में। पास आने से पहले भी उनके दिमाग में यही रहता है कि मैम वो तो नहीं आ रहे हैं पार्टनर हमारे, तो वो चेंज कैसे होंगे। हाँ मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। बिल्कुल कुछ तो आप भी ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आपने अपने पैटर्न पे वर्क किया? नहीं। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं है मैं गलती कर क्या रहा हूँ। हमारा दिमाग इतना ब्यूटीफुली हमें बेवकूफ़ बनाता है कि वो दिखा देता है देखो सामने वाला कितना गलत है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तुमने तो ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप बिल्कुल सही हो तो जब आपका पार्टनर आपकी जगह पे आता है तो उसके पास इतनी शिकायतें कहाँ से आ जाती हैं? शिकायतें आपके पास भी हैं, शिकायतें उनके पास भी हैं। तो इसका मतलब गलती आप भी कर रहे हो, गलती वो भी कर रहे हैं। तो वो गलती आप क्या कर रहे हो, क्या आप वो समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो, या फिर आपका ध्यान सिर्फ इसी चीज़ पे है मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, मैं उसे कैसे चेंज करूं, मुझे तो एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए था, मुझे तो इस तरीके से ही पार्टनर चाहिए था। तो अब तो वो ऐसा नहीं है। बट क्या आपके पार्टनर ने नहीं कुछ चाहा होगा कि आप कैसे हो? दूसरा, आप कितनी बार चेंज हुए उनके चेंज करने से? बिल्कुल भी नहीं चेंज हुए। हाउ कैन यू चेंज? सवाल ये आता है कि ठीक है हम अपने को चेंज भी करते हैं तो सामने वाला कैसे चेंज होगा? ब्रेन हमें चलाता है, मानते हो, हमारे हर एक्शन को, थॉट को। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, वी हैव मिरर न्यूरॉन्स, जिनका काम ही यही होता है कि जब हम सामने वाले को देखते हैं, कोई भी एक्शन देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, तो हमें समझ आता है उसके पीछे का पेन क्या है, मैसेज क्या है। लाइक आपने मूवीज़ देखी हैं, मूवीज़ में आपने देखा है एक सीन चल रहा है, हाँ जहाँ पर कोई बच्चा है, ठीक है, बहुत रो रहा है और उसकी मम्मी जो है वो सड़क पे लेटी हुई है, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो क्या वो आप फील कर पाते हो उस बच्चे का पेन? बिल्कुल। वहाँ देख पर मूवी में देख के थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं कि कितना पेन हो रहा और होगा कितने उसको। ऐसे सीन आपने देखे होंगे जहाँ आप रो भी दिए होंगे। हाँ बिल्कुल। क्यों? आपको नहीं पता स्क्रिप्ट है, पता है। आपको नहीं पता शूटिंग है, पता है। पर आपके ब्रेन में जो मिरर न्यूरॉन्स है उनको नहीं पता। तो जब हम सही तरीके से कोई चीज़ दिखाई जाती है, उसको देखते हैं, तो हमें उसके पीछे का पेन, मैसेज सब समझ आता है। बट जब हम अपने पार्टनर से डिमांड करते हैं या बात करते हैं कि मुझे तुमसे ये चाहिए, वो तरीका सही नहीं होता, जिसकी वजह से या इंसान लड़ता है या वो भाग जाता है। आपको अपने पैटर्न भी देखने हैं, मेरा बात करने का टोन क्या है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वही बात कह रहा हूँ, या सामने वाला मेरा पार्टनर जो मुझे कह रहा है मैं उसे सुन भी रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई वाइफ है, वो चाहती है अपने पार्टनर से कि कुछ नहीं करे, बस वो मुझे थोड़ी देर सुन ले, ठीक है, मेरे साथ बैठ जाए। पर वो कभी भी ये नहीं बोलेगी आप मुझे सुन लो, मुझे बैठ जाओ। वो शिकायतें क्या करती है, आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे प्रायोरिटी नहीं देते। आप ये देखो, आप अपनी मम्मी को प्रायोरिटी देते हो, अपने काम को प्रायोरिटी देते हो, आप अपने सिस्टर को देते हो, फ्रेंड्स को देते हो। मैं कहाँ हूँ आपकी लाइफ में? क्या कभी सीधा सीधा वो बता पाती है कि आपके बिना मुझे कैसा फील होता है? अगर वो सीधा सीधा बताए कि मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अकेलापन लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, आई नीड यू, तो क्या एक हस्बैंड नहीं बैठेगा? और यही चीज़ अगर हम दूसरी तरीके से देखें, यहाँ पे अगर वाइफ शिकायत कर रही है, उसे नहीं बताना आ रहा है, तो क्या हस्बैंड ये समझ पाता है कि वो शिकायत क्यों कर रही है? पागल तो नहीं है? हमेशा शिकायत क्यों की जाती है सुनील जी? उसके पीछे या तो मैसेज होता है या पेन होता है, कुछ ना कुछ तो होता है ना। तो क्या वो देखते हो, सोचते हो कि मेरी वाइफ बार बार बोलती है कि आपके पास उसके लिए टाइम है, मेरे लिए नहीं है, तो कुछ तो वो चाह रही होगी। तो क्या मैं आराम से बैठ के उससे बात करूं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अच्छा ठीक है आओ मेरे साथ बात करो, क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? कितने लोग इस तरीके से बात करते हैं? बहुत कम लोग। अब जब झगड़ा होता है सबसे पहले क्या होता है? कॉल लगाते हो आप लोग घर पे? हाँ। यही होता है ना। हाँ मम्मी ये हो गया, या फिर बेटे को देखेगी मदर इन लॉ किसी की परेशान है तो पूछेगी बेटा क्या हो गया, कहेगा मम्मी ऐसे परेशान कर रखा है, ऐसे परेशान कर रखा है। आपके कमरे की बात या आप दोनों की बात जब तीसरे इंसान के पास जाती है वो गलत हो जाता है। आप दोनों जो कर सकते हो क्या तीसरा इंसान वो कर सकता है? नहीं। पर सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं कि थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना। हाँ, और ऐसा नहीं है, उससे पहले हमने बात की हुई होती है, पर वो इस तरीके से की होती है कि या तो सामने वाला विड्रॉ करता है या वो फाइट करता है, या तो वो लड़ने लग जाएगा और या फिर क्या होगा, उठ के चला जाएगा। जो कहते हैं डिजास्टर ऑफ मैरिज। आपने कुछ कहा, मैंने उसे किसी और तरीके से लिया,
फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं बचाव कैसे करूं, डिफेंस, और डिफेंस करके फिर मैं करता हूं काउंटर अटैक। पर सॉल्यूशन कहाँ है? और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो क्या होता है, जहाँ पे आप वेंट आउट कर सकते हो या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लगता है आपको मिल सकता है, आप वहाँ बात करते हो। पर जहाँ आप बात करते हो, क्या आपको आज तक सॉल्यूशन मिला वहाँ पे? नहीं मिलेगा। ना फ्रेंड्स के पास मिलेगा, ना रिलेटिव्स के पास, ना पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स के पास या रिलेटिव्स किसी के भी पास क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सबकी जो शादी की ज़रूरतें हैं ना, नीड है, अलग है। सब अलग पर्सनैलिटी है। हाँ। तो आप एक ऐसे इंसान से पूछने जा रहे हो जिसको आपकी शादी की ABC नहीं पता, जिसे आपके पार्टनर की नीड नहीं पता, इवन आपकी भी नीड नहीं पता। दूसरा, आपको क्या पता वो अपनी शादी में खुश है? दिखाने को तो हम भी यही दिखाते हैं ना सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे तो दिखता ही मैम वी आर द आजकल। बेस्ट कपल। तो आप हाँ, जैसे yes। पूछने जा रहे हो, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो आपको सही सॉल्यूशन देगा? तो जब वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता आपको, फिर क्या होता है? फिर फैमिली मीटिंग्स होती हैं, और Yes। जहाँ फैमिली मीटिंग्स हो गई, इतनी गलतियाँ एक दूसरे को बताते हैं हम बिल्कुल निकलती है। दुनिया के सामने। बिल्कुल राइट। और जब आपने ये वाला स्टेप ले लिया, अब आपको लगता है आपका पार्टनर आपको प्यार करेगा? नहीं, फिर तो करेगा ही नहीं कोई। तो बात तो हाथ से निकल गई। अब उसके बाद भी ठीक है, घर वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं, कोई बात नहीं, साथ में रह लो। पर वो जो कांटा चुभ गया उस समय, उसे कैसे निकालोगे? मतलब अब वो लोग आपकी भी सुनी, मेरी भी सुनी, और फिर हमें समझा के चले गए। बट अब मुझे पता है कि मेरे पति के मन में इतना जहर भरा हुआ है मेरे लिए, या मेरी पत्नी के मन में इतना जहर भरा हुआ है कि मतलब शायद मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ इस इंसान के साथ रहूँ। प्यार तो बहुत दूर की बात है। राइट। कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ वहाँ पे कि बेटा चलो भूल जाओ, पर भूलना तो दूर की बात है, पिछली बातें या तो नई बातें निकल के आ गई जो हमने कभी बताई नहीं थी, जो पहले पता ही नहीं थी। तो अब ये कितना दिन चलता है? मुश्किल से 3 महीने 6 महीने, फिर वापस से एक बार वापस और बड़ा बवाल होता है। सही राइट है। तो अब क्या होगा? अब क्या है बेटा, जब तुम्हारा नहीं सुलट रहा है मामला, घर आ जाओ, डिवोर्स करा देते हैं। तो मैम कहीं ना कहीं पे आज फैमिली भी कहीं ना कहीं इस बात का सपोर्ट करती है। जैसे वो कहेगी, या तो ये कहेगी कि भैया हमारा बेटा ऐसे घुट घुट के नहीं रहेगा, हमारी बेटी ऐसी घुट घुट के नहीं रहेगी, आ जाओ आपको मतलब इजी वे के अंदर एक मैरिज सेपरेशन को बहुत इजी वे में ले लिया पेरेंट्स ने भी। और यही रीज़न मैम कहीं ना कहीं, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये रीज़न है कहीं ना कहीं पेरेंट्स आज डिवोर्स को बहुत ईजी वे में ले लिया? नहीं, देखो आप समझो, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा मेरे बच्चे का घर टूटे। इतना शादी में उन्होंने इन्वेस्ट किया, कभी इसलिए नहीं करते कि घर टूटे। कई बार ऐसा हो जाता है जहाँ पे कई घर आप ऐसे देखोगे जहाँ उनका इन्वॉल्वमेंट इन लॉज का इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से घर टूटता है। बट अगर आप दोनों की अच्छी चल रही है और किसी वजह से आप अपने इन लॉज के पास या पेरेंट्स के पास गए हो कि सही नहीं चल रहा है, तो वो कभी नहीं जाएंगे, वो पहले सुलह ही कराएंगे। ये मानते हो ना? मीटिंग ही कराएंगे। बट उनको नहीं आता सुलह कराना, उन्हें नहीं आता सॉर्ट आउट कराना। यही रीज़न है कि फिर वो कहते हैं कि डिवोर्स ले लो। देखो, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। मैम दुखी तो नहीं देख सकता, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसको एक बहुत ज़्यादा इजी, एक सेपरेशन को बहुत इजी भी तो लेने लगे आज। सेपरेशन अगर पेरेंट्स नहीं लेंगे तो आप, पेरेंट्स अगर नहीं कहेंगे तो आप खुद नहीं ले सकते। पेरेंट्स का रोल कहाँ पे है? पेरेंट्स का तो सिर्फ एक सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि एवरीबॉडी नीड्स सपोर्ट। आपको पार्टनर ही क्यों चाहिए लाइफ में? वो मुझे सपोर्ट करे। आप कमा रहे हो, खा रहे हो, अच्छा पढ़े लिखे हो, मम्मी पापा हैं, पार्टनर क्यों चाहिए? क्योंकि अब मुझे ज़रूरत है सपोर्ट की, मेरा दुख बांटे, मेरा सुख बांटे, मेरे घर में हो, है ना, मेरी नीड है। तो सपोर्ट तो आपको पार्टनर से भी चाहिए, पर वो पार्टनर से नहीं मिला तो पेरेंट्स से तो लोगे ना। इंसान को इंसान की ज़रूरत है। इस तरीके से क्यों नहीं देख पाते हम? और कोई भी पेरेंट ये नहीं कहेगा नहीं अभी से शादी में रहो, वो वाला टाइम चला गया है। हाँ, वो टाइम चला गया। तो आज के टाइम के हिसाब से आप समझो ना, अगर पेरेंट्स कहते भी हैं कि इसी शादी में रहना है, कितने ही आप लोग देखोगे जो उनकी मर्जी के खिलाफ भी तलाक ले लेते हैं। राइट। तो इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, वो सपोर्ट जरूर करते हैं, पर सपोर्ट अगर लड़की वाले कर रहे हैं तो लड़के वाले भी करते हैं, और लड़के वाले कर रहे हैं तो लड़की वाले। हर किसी को अपना बच्चा प्यारा है। पर यहाँ घूम फिर के बात ये आ जाती है कि क्यों हस्बैंड वाइफ सॉर्ट आउट नहीं करवाते? क्यों आपकी बात आप दोनों से निकल के तीसरे के बीच में जा रही है? क्यों आपके पास कुछ अच्छा नहीं है अपने पार्टनर के लिए कि आप कुछ कह सकें लोगों को? क्यों बुराई ही है?
और जब इतनी बुराई है, इतनी नेगेटिविटी है, आप कैसे रहोगे उसके साथ? राइट। इसमें एक मजे की बात और है कि सारी की सारी बुराई मेरे ही पति में है, हाँ सारी की सारी बुराई मेरी पत्नी में है। बस। तो क्या आपकी किस्मत इतनी खराब थी कि भगवान ने सबसे खराब पीस आपकी झोली में डाल दिया? नहीं, हर किसी को लगता है मेरे ही पार्टनर में सारी कमी है। हम खूबी देखते कितनी है? जीरो। क्या खूबी है ही नहीं। और अगर खूबी नहीं है तो दुनिया कैसे तारीफ कर रही है आपके पार्टनर की? मम्मी पापा कैसे कर रहे हैं? वर्क प्लेस पे लोग कैसे तारीफ कर रहे हैं? तो खूबी तो उसके अंदर है, बट आपको नहीं दिख रही है क्योंकि आप ढूंढते ही नेगेटिव है उसके अंदर। अब नेगेटिव भी क्या ढूंढते हैं? बहुत छोटी छोटी चीज़ें ढूंढेंगे। टाइम ना देना, घर साफ ना रखना, काम में हाथ ना बटाना, सपोर्ट ना करना, ये सब चीज़ें। बट इसके अलावा उस इंसान के अंदर बहुत खूबी होती है, छोटी छोटी खूबी होती है। क्या कभी आप उस इंसान की तारीफ करते हो उसके आगे? वे तुम्हारे अंदर ये खूबी भी है, करके देखो, शायद वो आपके 10 काम कर देगा। वाइफ ने खाना अच्छा बनाया, हस्बैंड कभी भी ना पूछे, इवन मेरे हस्बैंड कभी भी ना पूछे, ये नहीं बोलेंगे कि खाना कैसा बना है। अरे बोल दो कैसा बना है, उसकी 2 घंटे की मेहनत है। पर यहाँ पे मेंटालिटी क्या सेट है? इसका काम है, काम है। तो आपका भी काम है कमाने का, आपको तारीफ क्यों चाहिए? आप खुद मानो, आज आप घर जाते हो, आपकी वाइफ आपको हर छोटी बात पे ये बोलेगी यस, कितना ध्यान रखते हो घर का, है ना, कितना सपोर्ट करते हो, थक गए होंगे, चलो बैठो। तो कैसा लगेगा घर जाके? और अब घर जाओ, घर जाते ही जूते साइड में रखो, बैग यहाँ पे रखो, वाइफ फ़ोन पे लगी है, बात ही नहीं, आप ये नहीं किया, वो नहीं किया, बिल जमा कराना था, ये नहीं किया। अब आपको कैसी फीलिंग आएगी घर में घुस के? तो क्या हस्बैंड कुछ भी नहीं कर रहा है? वाइफ कुछ भी नहीं कर रही है? मैं कह रही कुछ नहीं भी कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश तो कर रहे हैं ना वो अच्छे से। एक दिन रोल स्विच करके देख लो। तो ग्रेटिट्यूड नहीं है, थैंक यू ही नहीं बोलना। थैंक यू बोल के ये हो गया फॉर्मेलिटी है? नहीं, दिल से बोलो ना। फॉर्मेलिटी क्यों करते हो? दिल से आप सोच के देखो वो इंसान कितना कर रहा है। तो जिस दिन आप इस फीलिंग के साथ, इस भावना के साथ सामने वाले को समझोगे, देखोगे, शायद उसकी बुरी बातें कम लगने लगेंगी। जो भी ये देख रहे हैं ना, उनको एक मैं टास्क बोलूँगी आज करना है। एक डायरी में लेफ़्ट साइड पे अच्छाई लिखनी है अपने पार्टनर की, राइट साइड में बुराइयां लिखनी है पार्टनर की। आराम से करना, तसल्ली से। आप ये देखना ज़्यादा क्या होगा। अब अच्छाई हम क्यों नहीं ढूंढ पाते? अच्छाई ढूंढनी कैसे सुनील जी? छोटी छोटी चीज़ें। आपकी हाइट अच्छी है, आपकी स्माइल अच्छी है, आपके बाल अच्छे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, ठीक है, आप एक अच्छे बेटे हो, आप अच्छा कमाते हो, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है ना, अच्छा है, कुछ भी। ये नहीं कि मेरे लिए क्या किया, तब तो कुछ नहीं ढूंढोगे। अब बुराई में ढूंढो कि क्या बुरा है, तो बुराई की लिस्ट कम रह जाएगी, अच्छाई की ज़्यादा रह जाएगी। अच्छाई ऐसे मत ढूंढो मेरे लिए क्या किया, अच्छाई इस तरीके से ढूंढो कि उस इंसान में आपने क्या देख के शादी की थी, कुछ तो देख के शादी की होगी। हाँ, कुछ ना कुछ तो दिखाया होगा। तो आज की डेट में आपके लिए भूत बन गया है ना जिससे आप डर रहे हो। तो ये दोनों के लिए, वाइफ के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। आपकी वाइफ क्या नहीं करती आपके लिए? सुबह उठती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, बच्चों को देखती है, घर साफ रखती है, शायद जॉब भी करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, हर चीज़ वो कर रही है। आप कितनी बार उससे पूछते हो? नहीं मैम, अब मैं यही, आपने जैसे बोला कि शादी कुछ तो देख के किया हुआ है। जब लव मैरिज होती है तो लव मैरिज के अंदर 4 से 5 साल आपकी रिलेशनशिप चलता है। दैट टाइम इज़ गुड, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गुड, है ना, बहुत प्यार भी आता है, एंड बहुत, अब मान के चलो, है ना, बहुत क्लोज भी रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पे कॉल भी करना होता है। बट आफ्टर लव के बाद में जब रिलेशनशिप के अंदर आते हैं और दोनों कहीं ना कहीं पार्टनर बन जाते हैं, क्लोज पार्टनर, लेकिन पता लगता है कि 2 से 3 साल के बाद वही शादी फेलियर हो जाती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे क्या रीज़न, अगर किसी का लव रिलेशनशिप है ना, तो वो समझ जाएगा कि जो एफर्ट आप शादी से पहले डाल रहे थे, क्या उसका 10% भी शादी के बाद डाल रहे हो? पहला रीज़न, नहीं डालते, बंद कर देते हो, प्रायोरिटीज अलग हो जाती है। फिर हो जाता है, दोनों तरफ से है ना मैम, फिर तो दोनों की बात कर रही हूँ मैं, दोनों को ही। लव मैरिज तो दोनों ने मिलके की है ना, एक ने थोड़ी ना की है। तो दोनों देखो कि क्या एफर्ट डाल रहे हो, क्या जो चीज़ें आप पहले कर रहे थे, जो रिस्पेक्ट दे रहे थे, जो फ्रीडम दे रहे थे, जो आप उसको फील करा रहे थे, वो आज करवा रहे हो, या क्या फील करवा रहे हो आप? तीसरा रीज़न ये भी होता है कई बार कि ज़्यादातर फीमेल के केस में, फीमेल
आपने जो पसंद किया पार्टनर, फीमेल पार्टनर, वो उस समय जीन्स पहन रही है, वेस्टर्न पहन रही है, सब कुछ पहन रही है, शादी के बाद सडनली सूट पहनो, साड़ी पहनो, ये करो, इस समय उठो, यू वांट टू चेंज। आप उसे वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जैसा आपने प्यार किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कई हस्बैंड विड्रॉ करते हैं कि नहीं अब तो तुम आ गई हो इस घर में, अब तुम ही मैनेज करो, देखो मम्मी पापा से कैसे बात करनी है। उन्हें पता ही नहीं है बैलेंस कैसे करना है, कि मम्मी पापा की भी रिस्पेक्ट रहे, बुरा ना लगे, और मेरी वाइफ को भी लगे मैं उसके साथ हूँ। वो सब कुछ वाइफ पे छोड़ देते हैं, और वाइफ को कैसे आता है मैनेज करना, सीखता कौन है? सीखता ही तो नहीं आज की डेट में कोई। एजुकेशन लेके थोड़ी ना एंटर करते हो, आप सीधा गाड़ी चलाने लगते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हो, पर ड्राइविंग नहीं आती आपको, ये सच्चाई है। लाइसेंस आपको मिल गया शादी करके, कोर्ट से, समाज से, सबसे, है ना, और गाड़ी मिली गई शादी, चलानी आती है, चलाओ, ठुकेगी ठुकेगी। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं इसमें। लव मैरिज के फेल होने का रीज़न ये भी रहता है, एफर्ट तो कम हो गए, आप चेंज हो जाते हो। इसके साथ साथ लव मैरिज में ना जो उम्मीदें होती हैं ना शादी से पहले, वो शादी के बाद फुलफिल नहीं होती दोनों ही साइड से। फिर चौथी चीज़ ये होती है, हम बहुत फॉर ग्रांट ले लेते हैं, जाने तो ठीक है, अब तो हो गई शादी। अब शादी से पहले अगर एक कपल है, वो कभी भी नहीं चाहेगा ना एक दूसरे को खोना, नहीं। तो आप जो हो असलियत में, क्या आप शादी से पहले अपने पार्टनर को दिखाते हो? तो वो तो मैम, वो तो जब 4 से 5 साल रिलेशनशिप में रहता है तब भी नहीं तो दिखाते। कहीं ना कहीं तो पता लग ही जाता होगा ना कि ये कैसे नहीं, है कैसे नहीं है, टॉक्सिन्स है या नेचर कैसा है, दूसरों से कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, दूसरों के साथ उनका किस तरीके का अगर ये चीज़ें पता लग जाती हैं तब दिमाग में एक गलत फहमी रहती है कि शादी के बाद मैं इसे सुधार दूंगा या दूंगी, जो नहीं हो सकता। इसका मतलब आप जैसा वो इंसान है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है शादी के बाद सब सही हो जाएगा, शादी के बाद तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे तो आपने स्वीकार ही नहीं किया उस इंसान को, वो जैसा है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं तो बहुत केसेस ऐसे देखती हूँ जो शादी के बाद पता लगता है कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान तो मुझे इतना सपोर्ट करता था, मैं जहाँ बुलाती थी वहाँ आ जाता था, आप विपुल मैम यकीन नहीं करोगे, ये मेरे लिए खड़े रहते थे। मेरे शादी से पहले मेरे पापा को अटैक आ गया था, ये 2 दिन हॉस्पिटल में रहे मेरे साथ, कोई संबंध नहीं था, तब तो सिर्फ शुरुआत हुई थी हमारी। आज की डेट में ये मुझे ही नहीं पूछता, पापा तो दूर की बात है। कौन से वो स्टेप्स है जिससे हमें शादी से पहले हमें देखनी चाहिए, या उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, या ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन करना चाहिए? देखो, सबसे पहले जब आप शादी में एंटर कर रहे हो ना, इस वजह से मत करो शादी में एंटर। मैं सबको यही बोलती हूँ कि आपकी उम्र हो गई है या आप फाइनेंशियली अब अच्छा खासा कमा रहे हो, इस वजह से शादी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो शादी के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपकी लाइफ बट जाती है। आपकी लाइफ में एक इंसान एंटर कर रहा है, तो लाइफ जैसी आपकी आज है वो नहीं रहने वाली। तो क्या आप इसके लिए रेडी हो? हम बिना माइंडसेट तैयार किए, रेडी किए, शादी में एंटर कर जाते हैं सुनील जी। उसके लिए माइंडसेट के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको पता होना चाहिए आपको नीड है भी पार्टनर की, या फैशन में शादी कर रहे हो कि मेरे दोस्तों की हो गई मैं भी कर लूँ। मैम नीड तो एक्चुअली एज ए, अब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में हमें यही बोला जाता है ना कि एक उम्र हो गई, अब तो हमें शादी करनी है। वही, ये गलत है। आपको नीड है क्या? सोसाइटी के लिए शादी कर रहे हो? तो नीड तो मैम एज ए मेल और एज ए फीमेल तो नीड होगी नहीं होगी ना उसको। यदि मेल है तो उसको लगेगा कि कोई ना कोई मेरे साथ में मेरी पार्टनर है जो मुझे एक अच्छा फूडिंग हाँ, तो ये नीड है ना, फूडिंग के लिए नहीं, फूडिंग है या उसके साथ में इमोशनल नीड है उसकी, फिजिकल नीड भी है उसकी, एंड सो दैट्स वही, दैट मीन्स आपको लग रहा है ना। अब कई लोगों को तो लगता ही नहीं उनको नीड है, वो शादी इसलिए करते हैं कि मम्मी पापा को बहू चाहिए और मैं सेट हो गया हूँ, सोसाइटी का प्रेशर है तो लेट्स डू इट, शादी कर लेते हैं। पर नीड के अलावा, अभी ये तो आपने नीड देख लिया है ना, वो लड़की भी नीड देख के आपकी लाइफ में आएगी, पर आप रेडी हो उस चेंजेस के लिए जो आपकी शादी के बाद आने वाले हैं लाइफ में। चेंजेस आएंगे हर चीज़ में, आपके सोने में, आपके उठने में, बैठने में, घर आना, उसके बाद वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसकी भी टेक केयर करना, उसकी नीड को भी पूरा करना। सिर्फ अपने नीड के लिए उसे ला रहे हो, उसकी भी तो नीड है। आर यू रेडी कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है शादी के बाद? रिलेशनशिप में क्यों इन चीज़ों पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि अभी आप एक साथ नहीं रह रहे हो। आपने एक दूसरे को समझा नहीं, जाना नहीं, वो चेहरा देखा ही नहीं है। आप कितना ही अच्छा, आप कह रहे हो ना कि इतना टाइम बिताने के बाद पता लग जाता है, नहीं, जब आप एक कमरे में रहते हो ना 24 घंटे साथ में, तो और आपको पता है भी लॉन्ग टाइम रहना है,
तब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि भैया अब ये कर कब तक झेलेगा। पहले वाइफ कह रही है नहीं नहीं देखना नहीं है आईपीएल, हाँ हाँ नहीं कैंसिल, कितने साल कैंसिल करोगे मैच देखना, नहीं अरे अब तो मुझे देखने दे, ठीक है तब का टाइम और था। ये चेंजेस आते हैं जिसके लिए हम रेडी नहीं होते। उस समय हम फेक होते हैं पर रियल हम शादी के बाद ही होते हैं। कितने लोग कर रहे हैं, रेडी होते हैं। पहली बात तो अपने लिए अगर कर रहे हो, नीड है, ऑफ कोर्स नीड है, तो ये समझो सामने वाले की भी नीड है। तो अगर मैं उसकी नीड पूरी करूँगा मेरी नीड पूरी होगी। डोंट थिंक कि मैं अपनी नीड पहले पूरी करवाऊँगा। यहाँ पे क्या होता है, शादी से पहले होता है गिव, शादी के बाद होता है टेक, फिर शादी के बाद भी गिव एंड टेक, गिव एंड रिसीव। तो गिविंग वाला साइड खत्म हो जाता है शादी के बाद, रिसीविंग वाला, मैंने बोला ना आपका सबकॉन्शियस बोलेगा कब तक करना है, अभी ये हो गया ना। तो मैम जैसे बहुत सारे कपल्स जो होते हैं, मतलब कपल्स नहीं होते, एज ए मेल एंड फीमेल लव में होते हैं, एंड जब बात आती है शादी की बात आती है तो कहीं ना कहीं पे वो अपने एक उनका माइंड कुछ अलग सोचने लग जाता है कि वो शादी करे या नहीं करे। तो एक्चुअली जब प्यार होता है तो उनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं, अब तो हम एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे। बट लेट्स जब जैसी कोई ऐसी बात आएगी तो उनके माइंड में हाँ उनकी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि हम अब शादी करें नहीं करें। तो ऐसा क्यों होता है? यही तो अभी तो इसका जवाब पीछे दिया। आप रेडी हो शादी के लिए। लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है, शादी में कमिटमेंट है लाइफ टाइम का। तो वो कमिटमेंट के लिए आप रेडी हो। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, जरूरी नहीं उन्होंने शादी करने के लिए लव रिलेशनशिप बनाई थी। कितने लोग हैं शादी के लिए लव में जाते हैं। लेकिन मैम कहीं ना कहीं पे वो अरेंज मैरिज तो कर रहे होते ना, उनके दिमाग में रहता है कि याद नहीं करूंगा मैं, बट कहीं ना कहीं मैं बाहर कर लूंगा। क्योंकि यहाँ पे अभी आपने बोला ओपन अप हो जाते हैं, उन्हें पता होता है पैटर्न। तो वो लव रिलेशनशिप में तो ओके होते हैं कि ठीक है झेल लेंगे, पर उन्हें पता है कि अब ये हमारे घर वाले नहीं झेलेंगे, तो अरेंज मैरिज ही करनी है। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, चाहे लड़की है और चाहे लड़का है, आप पहले ये देखो कि कमिटमेंट है आपके साइड से। तो आप ये सोच के जा रहे हो कि मुझे लॉन्ग टर्म जाना है, पर सामने वाला जाना चाहता है लॉन्ग टर्म। वो हाँ तो कर रहा है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, उसके एक्शन, उसकी बातें, उसकी कमिटमेंट से मैच हो रही हैं? नहीं हो रही होती ऐसे केस में। बट हमारा दिमाग को क्या लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको सच्चाई दिख रही होती है पर आप सच्चाई स्वीकार ही नहीं करते। आपको लगता है नहीं नहीं हो जाएगा, इतना तो प्यार है, सब चीज़ है, फिजिकल रिलेशन भी हो गया है, इमोशनल भी हो गया है, पर नहीं ऐसा नहीं होता। तो आपको ये देखना होगा ना कि वो कमिटमेंट में था या आप इतना ज़्यादा उससे अटैच हो गए थे कि आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जबकि आपको दिख रहा था कि कमिटमेंट इशू है। अगर दोनों साइड से कमिटमेंट होता है और वो ट्रू होता है तो शादी होती है वहाँ पे। तो तब शादी टूटती है, उसके अलग रीज़न होते हैं। पर आपने बोला कि कई लोग शादी करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनकी इंटेंशन थी नहीं। अरेंज मैरिज करेंगे तो लव मैरिज में पहले ही देखा है लड़की के तो क्या ख्वाब हैं, क्या चीज़ें हैं, पता नहीं कैसे पूरा करूँगा, नहीं करूँगा, इसको तो मैंने इस तरीके से दिखाया है, इस तरीके से शो करा है, मैं तो ये हूँ ही नहीं। उसे पता होता है नहीं चलेगी। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, अब तो एक से एक रिलेशनशिप हो रही हैं। हाँ, अब तो बहुत सारी रिलेशनशिप हो रही है। तो उन्हें पता होता है हमारी शादी नहीं होगी, बट हम भी रिलेशनशिप में हैं, बट शादी का टाइम होगा तो जहाँ पेरेंट करेंगे वहीं पे करेंगे। ओपन रिलेशनशिप हो गया एक तरह से। हाँ, तो इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें तो आपको समझना होगा ना कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा पार्टनर जिसे मैं ढूंढ रही हूँ शादी के लिए वो कमिटेड हो, तो मुझे हर चीज़ को समझते हुए कि ये कमिटमेंट वाला इंसान है या नहीं है, और वो जगह जगह आपको रेड फ्लैग देगा, आपको समझ में नहीं आएंगे, राइट, आप ही चेप हो रहे होंगे और फिर आपको लगेगा मैं रो के धो के इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी कर लूँगी। कर भी ली तो वो चलेगी शादी, क्योंकि वो रेडी नहीं है, राइट, ना दिमाग से ना किसी भी तरीके से। तो ऐसी शादियाँ फिर नहीं चलती। तो शादी को लोग समझते हैं कि दो लोग मिले, हाँ, है ना, एक बंधन बना, फिर शुरुआत हो गई। तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जब तक आप एक इंसान के साथ, चलो इसे दूसरे तरीके से समझते हैं, आप एक जूता लेने से पहले भी कितनी बार चेक करते हो जूते जाके? बहुत टाइम चेक करते हैं, है ना, और फिर कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। हाँ, बिल्कुल, है ना। ऐसे ही कपड़े में होता है। यस, राइट, हर जगह, चाहे कोई पॉलिसी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पार्टनर ढूंढा, मुलाकात, फोन पे 1 महीना और लाइफ टाइम का कमिटमेंट। क्या आप उस पार्टनर को फ्रेंड बना पाए?
ठीक है शादी तय हो गई, अरेंज मैरिज को ही ले लेते हैं, हाँ यस, क्योंकि इसका फ्यूचर क्यों नहीं है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ वो टाइम चला गया कि जहाँ घूंघट होता था, हाँ बिल्कुल लड़की को देखा नहीं, चल गई शादी, अब वो टाइम नहीं है। नहीं रहा। तो आपने एक दूसरे को टाइम भी नहीं दिया, समझा भी नहीं, और जब आप दोनों आते हो एक दूसरे के सामने बिल्कुल अलग, तो फिर रेडी रहो डिवोर्स के लिए, क्योंकि आपकी भी कुछ ना कुछ उम्मीदें होंगी ना पार्टनर को लेके, उस लड़की की भी होंगी, वो मेल ही नहीं खा रही, और आप उस पे एक कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ को बहुत गलत वर्ड लेते हैं, बट अगर कॉम्प्रोमाइज़ को सही वर्ड में देखें, कुछ आप समझो कुछ मैं समझूँ और चलो रिश्ता चलाते हैं, पर कितने लोग चलाते हैं? बहुत कम लोग, परसेंटेज है। तो अगर आपको एक शादी में जाना है, चाहे वो अरेंज मैरिज है चाहे वो लव मैरिज है, इफ़ यू वांट कि वो चले, तो पहले अपने पार्टनर को टाइम दो, समझो, उन चीज़ों को लेके आओ दोनों के बीच में कि ये चीज़ें ओके हैं, हम दोनों के लिए एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, तेरी ये चीज़ अगर तुम्हारे अंदर है तो ठीक है चल जाएगा, पर ये चीज़ है जो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तो क्या उन चीज़ों के लिए आप रेडी हो? आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन वहाँ भी तो मैम हिडन है ना, आप जो बोल रहे हो वही कि बोल रही, कि ओपन वो- अप होना पड़ेगा, हिडन है तभी तो शादी टूट रही है। तो अगर मैं आज डिसाइड करूं कि मुझे ऐसे ही पार्टनर से शादी करनी है, जिसके जो मेरा फ्रेंड है, जो मुझे समझ रहा है, जब मैं खुल के आऊं, और जब मैं खुल के आ रही हूँ उस चीज़ों में फेक नहीं हो रहा है, उसे एक्सेप्ट कर रहा है, वहाँ रेड फ्लैग आएंगे अगर वो वो तो नाटक करेगा। सिचुएशन पे पता लगेगा ना मैम, कि जिस सिचुएशन के अंदर पता लगेगा, जो कोई सिचुएशन ऐसी आएगी तब पता लगेगा कि वो वाकई सिचुएशन, अगर आप मेरे साथ 1 साल बिता रहे हो तो क्या सिचुएशन ही नहीं आएंगी? नहीं आएगी, वो सिचुएशन में दैट्स द रीज़न, टाइम दो। शादी एकदम नहीं होती, शादी एकदम नहीं होती, और आप इस चीज़ के लिए रेडी रहो कि अगर ये पार्टनर नहीं तो कोई और पार्टनर, पर मैं रेडी होना चाहिए, और वो इंसान भी रेडी होनी चाहिए। फेक होना बंद करो, जब तक फेक रहोगे वो बातें बाद में खुलेंगी, और वो बातें फिर रीज़न बनती हैं सेपरेशन का। मैम जैसे इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं हम आज, हम्म इंटरकास्ट मैरिज के अंदर मैम दोनों को कल्चर बहुत डिफरेंस होता है। सपोज करो कि यदि दोनों अलग अलग स्टेट से है ना, तो मैम क्या एक इंटरकास्ट मैरिज के अंदर जैसे क्या ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं मैरिज फेलियर का? क्योंकि आज शादी इंटरकास्ट नहीं है, उसके बाद वो चीज़ें अडॉप्ट कर पा रहे हो आप। इंटरकास्ट तो पूरे कल्चर अलग हो जाता है आपके, कल्चर हो गया ना अलग अलग, है ना। हाँ, तो culture आपने भी अलग उस समय तो अच्छा लग रहा था, हाँ, सब बिल्कुल, कुछ है हाँ, ना, हाँ, चलो हाँ। शादी करते हैं। बिल्कुल। मैं वही बोल रही हूँ, आर यू रेडी कि लाइफ चेंज होने वाली है। हम्म, एक ऐसा पार्टनर मेरे घर पे आ रहा है जिसकी कास्ट चेंज है, कास्ट चेंज है तो क्या मेरे पेरेंट्स से मेरे रिलेशन अच्छे हैं कि मैं उन्हें बता पाऊँ कि ये पार्टनर आ रहा है? और ऐसा तो है नहीं आप बचपन से अपने माँ बाप के साथ बड़े हुए हो कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपको पता होता है कि वो निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे। अब दोनों कल्चर बिल्कुल अलग रिवर्स है, एक बिहार से है एक राजस्थान से है। अब पता लगे बिहार का जो कल्चर है वो कुछ अलग ही कल्चर है वहाँ पे, और एक राजस्थान का कल्चर है वो कुछ अलग ही कल्चर निकल के आ रहा है वहाँ पर आ रहा है। तो क्या आप दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हो? यू वांट टू चेंज। अब तो सरनेम भी चेंज नहीं होता, ऐड होता है। ऐड होता है। यू वांट टू चेंज और यू वांट टू एक्सेप्ट। वो राजस्थान से आ रही है, मैं बिहार से हूँ, तो क्या जो उसका राजस्थान का कल्चर है मैं एक्सेप्ट करूँगा? क्या वो बिहार के कल्चर को एक्सेप्ट करेगी? क्या मैं उसे सिखाऊंगा प्यार से, ना कि ताने मार के तुम्हें ये नहीं आता तुम्हें वो नहीं आता। मैंने तो पहले ही बोला था सुनील से, ऐसी बहू को घर में ना ला। हाँ। ये आप तो सुन नहीं रहे हो, ये वाइफ सुन रही हो जो बातें चुभ रही हैं। अब उसको वो आपके वादे याद आ रहे हैं। हाँ। अरे मैं तो मम्मी को समझा लूंगा। ये सब चीजें अब वो आपसे, देखो कोई इंसान ट्रिगर है, आपको लगता है वो शांति से बात करेगा, वो जैसे मम्मी ने उससे कहा उसी टोन में आपसे कहेगी। अपनी माँ को देख लो कैसे बोल रही है, हाँ, है ना। आप देखो अपनी माँ को किस तरीके से बोलते हैं, और आप क्या बोल दिया मम्मी ने, हाँ अब मम्मी ने क्या बोलती, मतलब ये कॉन्वर्सेशन कैसी जाएगी सोचो। तो जो बातें लड़ाई से शुरू होंगी लड़ाई पे ही खत्म होंगी। बिल्कुल होगी। तो क्या आपके पेरेंट्स, अगर आप उनके साथ रह रहे हो जॉइंट फैमिली में, रेडी हैं उस बहू को अपनाने के लिए जिसका कल्चर अलग है? बिल्कुल कि अलग है। आपके संबंध अपने मम्मी पापा से ऐसे हैं कि मैं उन्हें समझा लूंगा? जहां आप छुपाओगे, जो बुनियाद ही कमज़ोर है तो इमारत कहाँ से खड़ी होगी? आपने बुनियादी झूठ है, फरेब है, झूठ बोल के आप शादी कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो शादी नहीं चल रही। मेरी नज़र में तो वो शादी ही नहीं है। शादी ही वो है जिसकी नींव मजबूत हो, जहाँ एक ज़रूरत है, जहाँ हम रेडी हैं करने के लिए, जहाँ हम सामने वाले को देने के लिए रेडी है, ना कि रिसीव करने के लिए। रिसीव हो जाएगा। जहाँ मेरा परिवार रेडी है,
आप ये करके देखो, आप देखो वो इंसान क्यों जाएगा। एक इंसान देखो अपना टाइम डाल रहा है वहाँ पे, वेडिंग में इतना पैसा लगा रहा है। कभी भी अलग होने के लिए दो शादी नहीं होती, इंटेंशन ही गलत हो, जो केसेस हो रहे हैं तो लेकिन बात मैम अलग है। आजकल इजी भी तो हो गया बहुत। आजकल मतलब हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए ना। आप ये देखिए, वेडिंग हुई 1 से 2 साल के बाद में कहीं ना कहीं डिवोर्स हो गया, पता लगता है कि 2 महीने के बाद में कहीं ना कहीं पे एंगेजमेंट हो गया या कहीं दूसरे रिलेशनशिप में चले गए। आपने तो शायद इतना आंकड़े, ऑप्शंस ओपन सबके पास, एज ए फीमेल एज ए मेल। ऑप्शन अवेलेबल है, पर आप ये देखो जो भी आपने देखा है कि फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, अगर हाँ। आपके किसी भी एक फ्रेंड ने की है, क्या उसकी सेकंड मैरिज कामयाब हुई? मैम परसेंटेज अलग अलग है, कुछ हाई है। फेलियर भी होती है और कभी कुछ सक्सेस भी आती नहीं है। होती है सक्सेसफुल, बहुत रेयर होती हैं। उनकी होती हैं जो अपने ट्रोमास को भूल के शादी करते हाँ, हैं, बिल्कुल। अपने पे वर्क करके शादी करते हैं, समझ के शादी करते हैं, उनकी हो जाती है सक्सेसफुल। लेकिन जो इसलिए शादी करते हैं कि पिछली शादी हमारी कामयाब नहीं हुई, अब दूसरी शादी हमें वही सब मिलने वाला है, वो शादी कामयाब नहीं होती। क्योंकि आंकड़े भी यही बताते हैं ना, पहली शादी में डिवोर्स के चांस कितने होते हैं? 47 to 50%। ओके। वही इंसान दूसरे शादी करता है तो बढ़कर वो हो गए हैं 67%। डिवोर्स होगा ही होगा इस इंसान का। ओके। और अगर वही इंसान थर्ड शादी करेगा, तीसरी शादी करेगा, 73% चांसेस हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट द पार्टनर, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इट इज़ अबाउट यू। आर यू रेडी? राइट। क्या आपको आता है रिलेशनशिप निभाना? राइट। क्या आपको पार्टनर को समझना आता है? क्या आपको पार्टनर की नीड समझ में आती है? आप एक फीमेल पार्टनर को अच्छे से जानते हो, आप उसको सपोर्ट करना जानते हो, आप उसकी हर बात के पीछे क्या मैसेज है उसे समझ पा रहे हो। औरत को समझना मुश्किल है। मैं क्वेश्चन करती हूँ, औरत को कितने लोग समझना चाहते हैं? समझते हो या भागते हो? समझ के देखो, क्योंकि वो खुद नहीं समझाती, आप भी तो नहीं समझना चाहते। बहुत सिंपल है। बेसिकली आज मैम बहुत सारी फीमेल अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती है या रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहती है ड्यू टू सिम रीज़न कि वो कहती है कि हमारे हस्बैंड हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाते कहीं ना कहीं सेक्सुअल के अंदर। और यही वाइस वर्सा मेल के साथ भी है कि वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमारी पार्टनर हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती जो हमें मिलना चाहिए। ये एक रीज़न है कहीं ना कहीं फेलियर होने का। फेलियर होने का, सेपरेशन का ये एक रीज़न है। लेकिन अगर इस रीज़न को आप डिकोड करोगे तो आप ये पाओगे कि इफ़ यू वांट कि फीमेल एक सेक्सुअली खुल के आए, तो आपको उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा करना होगा कि यू आर विद हर टू सपोर्ट हर ऑल द टाइम। आपकी फेवरेट है वो। यस। अगर वो इमोशनली आपके साथ सिक्योर फील नहीं करती, सेफ फील नहीं करती, आपके साइड से उसे इमोशनली नीड जो उसकी है इमोशनली वो पूरी नहीं हो रही है, तो वो फिजिकली आपके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ दोनों लोगों को अलग समझो। फीमेल की अगर सेक्सुअल लाइफ अच्छी चल रही है ना, तो उसको लगता है कि यस मेरी वाइफ मुझे प्यार करती है। पर अगर फीमेल की इमोशनल नीड पूरी होती है, देन वो फिजिकल इंटीमेट होना चाहती है अपने हस्बैंड से। दोनों ही ये चीज़ नहीं समझ पाते। वो फिजिकली इंटीमेट होने से मना करती है, जिससे हस्बैंड को एज अ पनिशमेंट लगता है। बिल्कुल कि भाई ये तो मेरे पास ही नहीं आना चाहती। पर वो पास क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि उसको आपके साथ वो फील ही नहीं होता कि आप उससे प्यार करते हो। आपके लिए प्यार की परिभाषा कुछ और है। बिल्कुल। उसके लिए प्यार की परिभाषा अलग है। बस तुम मुझे सुन लो, बस तुम मुझे सपोर्ट कर दो, बस मैं तुम्हारी फेवरेट हूँ। बस जैसे अपनी बेटी को देखते हो ना, प्यार करते हो, उससे भी ऊपर मुझे प्यार कर लो। वो उसकी नीड बिल्कुल अलग है। पर हस्बैंड ये नहीं पूरी करते, इग्नोर करते हैं। क्या ही करना, मैच्योर हो, पर इनसाइड बच्चा ये वो भी। और यहीं पे हस्बैंड को लगता है कि अब ये मेरे साथ फिजिकल इंटीमेट नहीं होना चाहती है ना, तो ये मुझसे प्यार नहीं करती। तो अगर ऐसा होता है कि जोर ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके से वो रिलेशन बनाते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो वाइफ भी लाइक फॉर्मेलिटी पूरी करो, तो वहाँ पे वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती ऑन बेड। राइट। तो हस्बैंड को लगता है ये एक्टिव ही नहीं है सेक्सुअली। पर वो एक्टिव कैसे हो? आपके अंदर उसे एक पराया मर्द दिख रहा है, अपना पति नहीं दिख रहा है, वो इंसान नहीं दिख रहा है जिससे वो प्यार करती थी या जो उसे चाहिए एज अ पार्टनर। और कोई भी औरत पराए इंसान के साथ इतनी जल्दी फिजिकल इंटीमेट नहीं होती। अब कहने को उसका पति है, पर अगर उसके मन से पूछो, वो उसका पति होते हुए भी नहीं है।
प्यार ही नहीं है, तुम अनजान हो मेरे लिए। ठीक है रिलेशनशिप में है, हम शादी में हैं, पर वो फील नहीं आता। क्यों एक लड़की अपने मायके से इतना कनेक्टेड रहती है? क्योंकि वहाँ उसे सब वो सेफ्टी मिलती है। अभी मैंने एक रील देखी थी, बहुत अच्छी रील थी। हाँ तो उसमें बोला था कि क्यों बच्चे नानी घर ज़्यादा जाते हैं, खुश रहते हैं, दादी घर नहीं। हाँ तो उसका आंसर था क्योंकि उसके नानी घर में उसकी माँ की कोई भी बुराई नहीं करता। ओके। दे फील सेफ। हमारी मम्मा की तो क्योंकि मम्मी से अटैच होते हैं, हाँ मम्मी से अटैच होता है। तो जब वहाँ माँ की बुराई नहीं होती तो माँ को प्यार कितना मिलता होगा। हम्म और जहाँ प्यार नहीं मिल रहा है वहाँ कैसे रहोगे, घुटन होगी। हम्म क्योंकि फीमेल के लिए प्यार यही है, बिल्कुल अलग है। और जब उसे मिलता है तो वो इतना सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को कि शायद कोई भी नहीं कर सकता। हम्म। पर उसके भी बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, उस प्यार को मांगने का तरीका डिफरेंट हो जाता है फ्रस्ट्रेशन के कारण, कई चीज़ों के कारण। जहाँ हस्बैंड को लगता है मेरी अभी उस घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो नहीं। जब कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर ये मेरी वाइफ क्या है। हम्म तो ये कहने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर दोनों में से कोई भी समझने के लिए रेडी नहीं है। माई पार्टनर इज़ रॉन्ग, द अदर पर्सन इज़ रॉन्ग, आई एम राइट। बट आप भी सही हो आपके अकॉर्डिंग, पति भी सही है उसके अकॉर्डिंग, तो गलत कौन है? तो गलत कोई भी नहीं है, बस आप एक दूसरे को ना समझ पा रहे हो, ना अपने को समझा पा रहे हो। तो यही ये चीज़ें, जब आपने पहले क्वेश्चन किया था ना क्या करते हो, यही चीज़ें जब हम समझा देते हैं सामने वाले क्या चाहता है, और जहाँ से शादी ख़राब हुई है वहीं पे ले जाते हैं और चीज़ों को सही कराते हैं। इवन पार्टनर तो इन्वॉल्व भी नहीं होता, चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। आप देखो रिजल्ट जाके वेबसाइट पे, इतने रिजल्ट है आप थक जाओगे। कैसे हुआ? उनके पार्टनर को तो पता भी नहीं कि मेरा पार्टनर वर्क कर रहा है शादी पे, क्योंकि शादी पे काम नहीं कर रहा है, खुद पे काम कर रहा है। मैं आपसे शिकायत करूं तो उससे बेटर है मैं आपको बता दूं मुझे क्या चाहिए आपसे, तो क्या आप नहीं सुनोगे? मैम सेक्सुअल फैंटेसी की बात करते हैं आज। सेक्सुअल फैंटेसी में आज बहुत सारे कपल्स जो है वो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना, पोर्न एक्टिविटीज़, पोर्न कंटेंट्स को देखकर। तो क्या मैम ये भी एक रीज़न है आज मैरिज फेलियर का? देखो अगर ये चीज़ें हो रही है ना, तो आप ये देखो ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। हमारे कल्चर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना कि आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करें, है ना। ये सारा कहाँ से आ रहा है? वेस्टर्न कल्चर। ठीक और है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देखो तो वहाँ शादी कामयाब कितनी होती है। वहाँ तो बहुत रेशो कम है। तो जैसा कल्चर अपनाओगे, जैसी सोच अपनाओगे, वही नतीजे भी आएंगे। तो वही नतीजे आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे कल्चर को देखो तो यहाँ तो शादी में बहुत मान मर्यादा होती है। बिल्कुल। मैरिज फेलियर का रीज़न नहीं कह सकते आप ये कह सकते हो कि अगर शादी में आप ये चीज़ें ला रहे हो तो आप शादी का रूप बदल रहे हो। हमारे यहाँ शादी बहुत पवित्र मानी जाती है, जहाँ पे इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत बुरा क्या पाप माना जाता है। आप खुद थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हो सेक्सुअली, बिल्कुल। तो शादी है क्या मजाक है? आज के टाइम में सुनील जी रिश्ते मजाक बन मेट्रो गए हैं। सिटीज में मैम तो काफ़ी कुछ ये देखने को मिलता है इन चीज़ों को देखकर। तो कितनी कामयाब है आप ये देखो ना। आप उन्हें शादी बोलोगे? ओके चलिए छोड़िए, क्या आप अपनी शादी ऐसी चाहोगे? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। तो फिर वो शादी हुई नहीं ना। वो क्या है, भटके हुए हैं लोग, कहीं शांति नहीं है, कहीं सुकून नहीं है, शायद यहाँ मिल जाए, शायद वहाँ मिल जाए, भटक रहे हैं। इसका एक ही तरीका है, सिर्फ अपना घर सेफ कर सकते हैं हम। दुनिया में क्या हो रहा है हम नहीं कर सकते कुछ भी सही, पर जो इंसान चाहता है कि मेरा घर सेफ रहे, ये चीज़ें ना हो, ठीक है अपने घर को सही करके चलो। राइट। क्योंकि एक घर से समाज बनेगा ना मिलके। और समाज से मिलके क्या बनेगा? पूरा संसार ही बनेगा, हमारा इंडिया तो बनेगा ही। तो अगर आप चाहते हो इंडिया में शादी कामयाब हो, एक अच्छा, एक हेल्दी हमारा एनवायरनमेंट हो, तो हमें शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। ये इकाई सही करो, यूनिट सही करो, बाकी सब सही हो जाएगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अपने घर की लो, अपने परिवार की लो, अपने पार्टनर की लो, और हर कोई यही करे तो शादी कामयाब हो जाएंगी। तो शादी को समझो कि शादी है क्या आपके अकॉर्डिंग। फिर शादी में नीड क्या होती है दोनों की। आप रेडी हो या फिर दुनिया के लिए कर रहे हो? तो दुनिया के लिए कर रहे हो तो शादी कामयाब नहीं होगी। मम्मी पापा के लिए कर रहे हो तो नहीं होगी, क्योंकि वो आपके लिए आ रही है, समाज के लिए नहीं आ रही है। फिर क्या आपने एजुकेशन ली? क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत रिश्ते बहुत आसानी से टूट रहे हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो मुझे क्या ज़रूरत है रहने की, मेरे पास तो ऑप्शन है,
ऑप्शंस है अवेलेबल। ठीक है, फाइनेंशियली पहले डिपेंडेंट होती थी फीमेल, अब तो वो भी नहीं है, तो क्यों शादी करें? मैं यही पूछा जाता कि आज ये भी एक फाइनेंस भी एक रीज़न है क्या कि बिकॉज जैसे सपोज करो दोनों फाइनेंशियली है अच्छा खासा कमा रहा है एंड किसी भी मेल ने पार्टनर ने अपना कोई स्टार्टअप चालू किया तो उसने अपने पार्टनर को बोला कि अब ठीक है, अब तुम भी अपने घर को थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियली हेल्प करना। एंड देन दूसरी टाइम पे उसने यदि जवाब ये दे दिया पलट कर कि मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूँगी अपना फाइनेंस को लेकर, तो ये तुम्हें ही करना है, तुम्हारा काम तो है। यहाँ पे वी वाली फीलिंग नहीं है ना। हाँ, यहाँ तो तुम्हारे मेरे वाली है। तो यही तो फीलिंग्स रिश्ता कहाँ से आए? तो वही फीलिंग्स आजकल हो रही है फाइनेंस को हो लेकर। रही है उसके पीछे रीजन क्या है? इसीलिए तो बोल रही हूँ सुनील जी, आप ये देखो मेरी लाइफ बदलने वाली है, मेरा बेड मेरा नहीं रहने वाला है, मेरे फाइनेंस मेरे, ये दोनों के लिए, लड़के के लिए नहीं, लड़के मेरा फाइनेंस भी नहीं मेरा रहने वाला है, मेरे फैसले भी मेरे नहीं हमारे होने वाले हैं। तो हमारा बच्चा, अब फीमेल कहती है मेरा बच्चा, मैं उन्हें कहती हूँ डोंट से, घर से नहीं लाए थे, तो हमारा बच्चा, हमारे फाइनेंस, हमारा कमरा, हमारा बिस्तर, हमारा फैसला, हमारा झगड़ा, ये हम नहीं है शादी में। जहाँ फीमेल कहती है ये तो मेरा पैसा है, हाँ, ये तो फिर आप कहाँ से फिर शादी में हो? मेरा पैसा है। जो फीमेल है उनके मायके से उसके मायके से वहां से आएगी कि अपना पैसा सेव करके रखना, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए अपने पैसे को लेकर। तो एक फीडबैक वहां से भी ऐसा आता है। या फिर मेल के माइंड में यहाँ पे देखो टीम बिल्डिंग होती है। आप ये समझो कि दोनों को बैठ के रिश्ता देखो सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, तभी फाइनेंस भी ओपन अप होके आएंगे कि मैं इतना कमा रहा हूँ या मैं इतना ये हिडन रहते हैं। तो जब पता है कि सब कुछ हम दोनों का ही है ना? क्या आप अपनी मम्मी के साथ ऐसा करते हो? नहीं ना, क्योंकि क्यों सिक्योर फील कर रहे हो, तो अभी आप दोनों सेफ ही फील नहीं कर रहे हो, तभी तो छुपा रहे हो। तो जब मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड का सब कुछ मेरा है, ठीक है, तो मुझे अलग से कुछ नीड नहीं है, तो हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हम क्यों ना मिल के उस पर बात करें। ठीक है, आपका इतना पैसा आ रहा है, मेरा इतना पैसा आ रहा है, इतना हम सिक्योरिटी के लिए डालते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आई वॉन्ट टू फील सेफ, तो क्या इतनी सेविंग अपने लिए कर सकते हैं या आप मेरे लिए कर सकते हो? ही विल डू यस, क्यों नहीं कर सकते? तो हस्बैंड जब समझेगा कि फीमेल की टॉप प्रायोरिटी सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, चाहे वो कोई सी भी हो, जिस दिन वो समझ लेगा वो खुद ही उसे सेफ फील कराएगा। मेल पार्टनर के माइंड में चलता है सेक्स, यस, फीमेल के माइंड में चलता है सिक्योरिटी। मेल पार्टनर चेक करता है कितनी खूबसूरत है लड़की, हाँ, इसके अलावा क्या चेक करते हो? कभी पूछते हो तेरी सैलरी क्या है? कोई नहीं पूछता सैलरी, उसको लुक्स को देख कर ही हो जाता है ना? तो क्या चल रहा है? विजुअल, हाँ विजुअल चल रहा है। लड़की के दिमाग में घर है, बाहर है, कमाता कितना है, कितना जोड़ा हुआ है, फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, इंश्योरेंस कराया नहीं कराया। क्यों? इसलिए नहीं कि फीमेल गलत है। अब कहते हैं औरत को ना पैसा ही देखती है, नहीं, फीमेल सिक्योरिटी देखती है और वो ऐसी ही है। अगर आप ऐसे ही हो तो फीमेल भी मैम कैपेबल है ना फाइनेंस को लेकर, तो वो फाइनेंस को इतना कहाँ देखती होगी आप? तो अगर वो अपने फाइनेंस खुद देख ले तो फिर शादी में आने की नीड क्या है? इमोशनल नीड के लिए वो बॉयफ्रेंड बना लेगी, शादी में आने की नीड क्या है? आप समझो, बॉयफ्रेंड तो टेम्परेरी है ना, मतलब कब तक है बॉयफ्रेंड को? वो तो 1 साल 2 साल तक है, रिश्ते भी तो 3 साल ही चल रहे हैं। तो उसको लगता तो है ना कि आगे लॉन्ग टाइम, वो तो बीच में ब्रेक हो गया, फेलियर हो गया, और रीजन ड्यू टू सम रीजन कुछ भी हो गया हो, लेकिन वो ये सोच के एंटर करती है ना वो तो कि भाई आज वही बात हो गई, रिश्तों में आना जितना आसान हो गया उतना ही जाना भी आसान हो गया है। नहीं, सिक्योरिटी वो इसलिए नहीं देखती कि मैं कमा रही हूँ तो मैं तब भी देखूँ, नहीं, उसकी नीड है। जिस दिन मेल पार्टनर ये समझ जाएंगे कि फीमेल को ड्राइव ही सिक्योरिटी करती है। आप घर से निकलते हो या बच्चा घर से निकलता है, वो छूटते क्या कहते हैं, ध्यान से जाना, फ़ोन करना, इधर उधर मत जाना, यहाँ का मत खाना, वहाँ का मत खाना, ठीक हो, सेफ्टी। अब यहाँ तो वो लालची नहीं बोलोगे आप, वो ऐसी ही है। तो शादी में एंटर करने से पहले वो देखती है भाई मेरा फ्यूचर सही है, इंसान सही है। उसकी इंटेंशन उसका पैसा खाना नहीं होता, मैं उसका पैसा ले लूंगी, वो तो इंटेंशन ही गलत है। जो आजकल केसेस चल रहे हैं उसकी तो हम, वो तो शादी ही नहीं है, वो शादी नहीं है, वो तो गेम चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। वो नहीं, वो तो कचरा है, वो तो धब्बा है शादी के ऊपर, उनकी बात नहीं करें, बट नॉर्मल शादी की बात करें जो आप कर रहे हैं या हमने की है। तो वो इतनी चीजें तो वो देखती है, होना चाहिए। और उसके बाद जब वो एंटर करती है, वो इन चीज़ों को भूल के किन चीज़ों पे आती है? पहले उसने ये देख ली फिजिकल सेफ्टी, अब वो देखती है दूसरी इमोशनल सेफ्टी।
ये तो मेरा पूरा हो गया, अब मैं इमोशनली सेफ हूँ, ये इंसान मेरे लिए अवेलेबल है, ये इंसान के लिए मैं मैटर करती हूँ, मुझे जब जरूरत है ये मेरे साथ होगा, है ना। अब जब यहाँ पे मार खा जाता, फाइनेंशियली तो आपने दिखा लिया, पर फाइनेंस के पीछे कितने डिवोर्स होते हैं? बहुत कम होते हैं। हाँ, कम होते हैं। झगड़े की जड़ ये है, वो बात अलग है, कोर्ट में जाके पैसा खींचते हैं लोग, वो अलग चीज है। पर कभी भी ये नहीं कहेंगे लड़का नहीं कमाता इसलिए शादी कर रहे हैं, ये सेकेंडरी रीजन है। पहला रीजन है सेफ फील नहीं हो रहा उस इंसान के साथ, प्यार ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है, बात ही नहीं करता, चुप रहता है, फोन में लगा रहता है, भागता है, कुछ बोलो तो उठ के चला जाता है, इधर शिकायत उधर शिकायत, दोस्त हैं ये है। तो मुझे ये फील नहीं हो रहा है कि ये इंसान मेरे लिए है। और जहाँ उसकी ये सेफ सिक्योरिटी पूरी हुई, इमोशनल, फिजिकल तो हो ही गई, फाइनेंशियली हो गई, नाउ क्या रह गया? अब कुछ नहीं है, अब उसके पास सिर्फ देने के लिए प्यार नहीं, अब ये इंसान मेरे लिए टॉप। फिर वो कर जाती है अपने पति के लिए जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। पर वहां तक जाने के लिए उसे सेफ्टी चाहिए, ये इंसान है ना, खरा उतरा है ना। और यही खरा नहीं उतर पाते मेल पार्टनर। मेंटालिटी चेंज हो गई ना, मेरे पैसों के लिए है, इसके लिए नहीं, वो खुद कमा रही है, पर वो ये देख रही है तुम्हारा मेरा है या नहीं है। और जिस दिन उसे लगता है तुम्हारा मेरा है तो सब कुछ ही फिर एक दूसरे का हो जाता है। तो ये कितने लोगों को पता है कि फीमेल सेफ्टी देखती है? नहीं पता, वो जज करते हैं। तो डोंट जज। फीमेल्स भी तो जज करती हैं, अरे कुछ नहीं है, तुमसे फिजिकल रिलेशन के पीछे पागल है वो, पर उससे भी ज्यादा उनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है फीमेल से। तो कितनी फीमेल रिस्पेक्ट देती है अपने पति को? सबसे घटिया इंसान से मेरी शादी कराई है, ये पहला डायलॉग रहता है उनका। इससे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है ही नहीं है घटिया। अब वो घटिया इंसान क्यों है भाई, ये बताओ। अरे इसको इस चीज़ की तमीज़ नहीं है, ये तमीज़ नहीं है, मैंने ये बोला, इसने ये किया, उसने ये किया, ये कर दिया, ऐसे थोड़ी ना कोई करता है। पर इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे उसे क्या फील हो रहा है ना वो समझ पाती है, ना वो बता पाती है, ना हस्बैंड समझ पाता है। तो अगर एक इंसान भी सीख ले तो वो दूसरे इंसान को समझा देगा, सिखा देगा। अभी पहले तो बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता था, जब झगड़े शुरू हुए तो सामने वाले को झगड़ा करना सिखा दिया नहीं आपने, प्यार नहीं सिखा पाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, हो जाता है। मैम जैसे हमें चोट लगती है तो हमें पता होता है कि डिटोल लगानी है, खाना है। हमें सिर में दर्द हुआ, हमें पता है कि हमें सेरोडोन लेनी है। हमें बुखार आया, हमें पता है कि कैल्पोल लेनी है। मतलब इट मीन्स हमें 10 साल से लेकर टिल डेथ तक पता होता है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। हमें फर्स्ट एड बॉक्स को यूज़ करना आता है। सेपरेशन की बात आती है, जब बात आती है डिवोर्स की बात आती है, जब बात आती है या इमोशनल फेलियर की बात होती है, जब चीटिंग की बात होती है कहीं ना कहीं, तब हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे कुछ टिप्स बताइए जब हमें लगे, जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आए तो उस टाइम पे हम क्या करना चाहिए एक पर्सन को। मैं ये बोलूँगी ये सिचुएशन मत आने दो। इस सिचुएशन से पहले आपको रेड फ्लैग आएंगे, आपको पता लगेगा कि ये आने वाली है सिचुएशन। आपका जब वो लव है ना, प्यार मोहब्बत वाला फेस खत्म हो जाता है तो ये आता ही आता है। तो ये एकदम नहीं आता। किसी का आपने सुना है आज रात को सोए सुबह डिवोर्स हो गया? नहीं, ये तो खटपट होते होते फिर डिवोर्स टाइम लगता है थोड़ा सा। तो वो खटपट जब शुरू हुई थी होनी, आपने उसे एज अ सिम्टम पकड़ा था या आपने जाने दिया था? आज के टाइम में जितने भी, चाहे वो लव रिलेशनशिप में है और चाहे वो शादी में है, अगर आपको दिख रहा है कि मेरे पार्टनर से मेरी बननी बंद हो गई है, हम दोनों में बातचीत कम हो गई है, कंप्लेंट्स ज़्यादा बढ़ गई हैं, अच्छा फील नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो ये रेड फ्लैग हैं। ये बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि एक पार्टनर को भी अगर अनलव्ड फील होगा तो वो कितना टाइम बर्दाश्त करेगा? आप भूख कितना टाइम बर्दाश्त करोगे? ये तो एक नीड है ना, चाहे वो मेल पार्टनर की तरफ से चाहे फीमेल पार्टनर की तरफ से। ज़्यादातर फीमेल पार्टनर की तरफ से ज़्यादा शिकायतें रहती हैं क्योंकि मेल पार्टनर की प्रायोरिटी पैसा, फाइनेंस, करियर हो जाता है। पर उसके लिए करियर बाद में, फैमिली पहले होती है। तो वो कहती है जब मैं फैमिली देख रही हूँ, सब चीज़ें देख रही हूँ, तो मैं कहाँ हूँ? वो कहते हैं कितना कुछ तो कर रहा हूँ घर के लिए, और क्या करूँ, तुम्हारी गोद में बैठ जाऊँ? ये डायलॉग देता है। अब वो जब कहते हैं गोद में बैठ जाऊँ, शी वाज लाइक ये क्या तमीज़ है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। टाइम मुझे क्यों देना है? देता तो आता तो हूँ 8 बजे घर। हाँ आते हो, बट तब आप टीवी में लग जाते हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? वो सही से नहीं बता पा रही क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट है, माइंड काम नहीं करता उस समय। जब आप परेशान होते हो दिमाग काम नहीं करता, उसे सिर्फ वो फ्रस्ट्रेशन दिखती है। और ऑल द टाइम आप कॉल पे
अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मैरिज के लिए, सिचुएशन के लिए, अपने हस्बैंड के लिए नेगेटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव due to कहाँ सब- से आएगा? हस्बैंड के आते ही तुम्हें दिखेगा आ गया पकड़ो, जिसकी वजह से पूरा दिन मेरा दिमाग खराब रहा ना। अब भी आते ही इसने क्या रिमोट उठा लिया और खाना दे दो। मतलब ये नहीं कि पूछ लूँ कि क्या कर रही थी, चलो मैं खाना लगवा देता हूँ साथ में, या आके मुझे हक कर ले। यही छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। मेरी एक क्लाइंट है, तो उसका ये कहना था कि जब उसने एनरोल किया था, मैं पागल हो गई हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। मतलब वो इंसान ऐसा है, उसको पड़ी ही नहीं है मेरी, मैं कितना करती हूँ उसे पड़ी ही नहीं है मेरी। एक बार हंस के नहीं देखता, एक बार ये नहीं होता मुझे गले लगा ले ऑफिस जाते हुए। बिहार साइड से थी वो, और मुझे तो लगता है पता नहीं मैंने शादी क्यों कर ली, ये शादी निभेगी नहीं। और आज के टाइम में वो कितनी खुश है जब वो समझी कि मेरे पति की इंटेंशन गलत नहीं है, उसे पता ही नहीं है मेरी नीड है ये। ये ही सही बात है। और मैं उसे समझा नहीं पा रही, मैं उसे बताती हूँ कि तुम गलत हो। तुम गलत और हो। तुम जिसे कोई अगली होगा, अब तो शीशा दिखाओगे, देख तू कैसा है, तो वो क्या करेगा? देखेगा, हटाई से भाग जाता सही है। बात है। तो जो उसने सही तरीके से बताया, उसने अपने हस्बैंड के अंदर अच्छाई देखी, उस अच्छाइयों के लिए उसे थैंकफुल हुई, उनका कम्युनिकेशन बढ़ा, उसके हस्बैंड को लगा नहीं ये लड़ेगी नहीं, तो वो भी कंफर्टेबल उसे फील हुआ। उन दोनों ने बैठ के बात की, उसने सीखा कि मैं किस तरीके से बात करूं, वो बता पाई। और अब भी वो शेयर करती है, हम घूमने जाते हैं, पहले मैं फोटो क्लिक करती नहीं करती थी, अब तो मेरी रील भी वही बनाते हैं। अब तो कहते हैं आज तूने रील नहीं बनाई, लाओ रील। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे ऐसे केस स्टडीज हैं कि आप हैरान रह जाओगे। इनफिडेलिटी के खुद हस्बैंड छोड़ के आ रहे हैं, तो जो चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही हैं वो बाहर जा रहे हैं, पर जब चीज़ें मिल रही हैं चीज़ें सही भी हो रही हैं। मैं ये नहीं कहती 100% सही होती हैं, केसेस नहीं होते, डिपेंड करता है, वो पहले देखना पड़ता है कि किस केस में काम किया जा सकता है, किस में नहीं। पर हाँ, अगर रीज़न ये रहा है कि आपके लड़ाई झगड़े, आपके डिस्कनेक्शन की वजह से एक पार्टनर चला गया है, तो उसको लाना बहुत आसान है, पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आप ये तब करोगे जब वो शादी आपके लिए बहुत अहमियत रखेगी। अगर वो शादी अहमियत नहीं रखती और हम अपना रोल नहीं देखते कि हम भी जिम्मेदार थे और हम सारी चीज़ें सामने वाले पे डाल देते हैं, तो फिर शादी टूट जाती है, नहीं चलती वो शादी। पर अगर मैं ये समझूँ ना कि मेरी भी गलती थी, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया तो सही बता रही है पार्टनर को, तो चलो देखते हैं। पर उन्हें अब ये नहीं पता हम कहाँ जाएं। यस। तो उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो हम करवाते हैं और कोचेस करवा रहे हैं मैरिज के, ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। डोंट फोर्स योर पार्टनर कि तुम मेरे साथ चल। पहले आप ये देखो कि आपने अपनी साइड से 100% दे दिया, आप दे के तो देखो 100, वो 100 क्या 1000% देगा। आप उसको तो लव फील कराओ, और वो चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों में से कोई भी अपनी शादी को बिना पार्टनर के खूबसूरत बना सकता है, पर उसके लिए आर यू रेडी? मैम एज ए कोच, मैम हैप्पी एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप के 5 ऐसे टिप्स कुछ बताइए जो ऑडियंस को, जो जिससे पता लगे कि हाँ उनकी रिलेशनशिप बहुत ही सक्सेसफुल हो सकती है और हैप्पी हो सकती है। मुझे लगता है सुनील जी, ये सारी चीज़ें इसी के अराउंड ही करी हैं हमने कि क्या वो करें जिससे सक्सेसफुल हो सकती है। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी सिम्टम दिख रहा है कि मेरी शादी में वो चीज़ें नहीं रही, हम दोनों में दूरियां आ रही हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, दूसरे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी में भी फ़र्क पड़ गया है, रेड फ्लैग है। समझो, अपने पार्टनर को फोर्स मत करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम और हर वो सही है। आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं, वर्क ऑन इट। आप अकेले भी कर सकते हो। वेट मत करो, उसे इग्नोर मत करो कि जब कुछ होगा तब देखेंगे। इसे कैंसर मत बनने दो। कैंसर के इलाज बहुत टफ है, लेकिन अगर आपको दिख रहे हैं सिम्टम, मेरी बॉडी सही नहीं है, सिम्टम सही नहीं आ रहे हैं, तो इलाज करो उसका। और ये आते ही आते हैं, सबको पता होता है कहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, पर हम बहुत लाइट लेते हैं, हम अपना ध्यान बटा लेते हैं। पत्नियां ज़्यादातर क्या करती हैं, घर के काम में, बच्चों में उलझा लेती हैं, एंड मेल पार्टनर अपने फाइनेंस को लेकर। लेकिन जब कोई ऐसा इंसान आता है जो फीमेल पार्टनर को फील करा देता है, कितना कुछ करती हो तुम, कितनी खूबसूरत हो तुम, है ना, और कितने टैलेंट है तुम्हारे अंदर, बस फिसल जाती है इमोशंस में बह जाती है, सही गलत समझ नहीं आता। मेरे को तो कभी ये चीज़ मिली ही नहीं, और किसी इंसान ने बोला, और फिर वो धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई चैट पे, और वो होते 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 फिर मुलाकात से फिर वो अफेयर बन जाता है। ठीक है, इमोशनल अफेयर से वो
फिजिकल अफेयर में चले फिजिकल जाता है। अफेयर में चले जाते और यहाँ अगर वाइफ झगड़ालू है, नहीं समझ रही है, हस्बैंड को नहीं लव्ड फील होता है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो जहाँ उसे मिली बाहर रिस्पेक्ट, हैं। वहाँ चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ पे रिलेशन बन जाते हैं। तो आप ये देखो, आप सही से ट्रीट कर रहे हो अपने पार्टनर को, जो वो डिमांड कर रहा है आप पूरी कर रहे हो, जो वो कंप्लेन कर रहा है उसके पीछे का मैसेज समझ पा रहे हो, मैसेज का मैसेज समझ पा रहे हो। क्यों कर रहा है, कोई पागल नहीं है। और अगर मैसेज समझ पा रहे हो तो आपको सही से जवाब देना आता है, या आप सफाइयाँ दे रहे हो। सफाइयाँ नहीं चाहिए किसी को। ये बहुत बड़ा एक मैटर है सफाइयों का। वाइफ कह रही है आप पीटीएम में नहीं गए हाँ, और मुझे जाना पड़ा। हाँ तो तुम्हें पता नहीं था मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो जाता है, जाना पड़ता है ना, ऑफिस जा रहा हूँ तो तुमने कर लिया तो क्या हो गया। सीधा बोलो हाँ कितना करती है तू घर के लिए, और थैंक यू, तो पीटीएम में गई, मैं नहीं जा पाया, सॉरी, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा, चल कोई बात नहीं, घूमने चलते हैं ना तीनों। निमट गया। क्यों सफाई दे रहे हो उसको, उसे भी पता है ऑफिस ही गए थे भैया। लेकिन वो अगर शिकायत कर रही है, शायद वो परेशान हो गई है घर के काम से भी, बाहर के काम से भी, बच्चे भी, इन लॉज को भी देखना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप कभी तो उसके साथ बैठो ना, तुम 15 मिनट भी बैठ के उसे फील करा दोगे ना कि यू आर अमेजिंग, बस बेस्ट वाइफ हो मेरी, उसकी लव लैंग्वेज समझ लोगे, है ना, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और यही मेरी सबसे एडवाइस है कि प्रायोरिटी जो है रिलेशनशिप को देनी शुरू करो। ओके। आप वेल्थ को देते थे सबसे पहले, बट अभी हेल्थ को भी देते हैं। हेल्थ को भी देते हैं, पर रिलेशनशिप खराब होती है, दोनों खराब हो जाती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, बस। देन उसके नहीं, बाद फर्स्ट में नहीं, तीनों को इक्वल रखो। अच्छा, तीनों को एक जस्ट। प्रायोरिटी में रिलेशनशिप तब आएगा अगर वो खराब हो गया है, फिर तो खराब हो गया। प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा आपको। बट अगर आपकी शादी हुई है अभी, तो आप बैलेंस करके चलो, करियर भी, हेल्थ भी और रिलेशनशिप भी। राइट। क्योंकि ये 3 व्हीलर है, एक भी पहिया हिला तो चलेगा नहीं, है ना, गाड़ी के 3 पहिए हैं। राइट। तो 3 पहिए की गाड़ी है, तीनों को बैलेंस करके चलो, किसी को भी कम मत समझो। क्योंकि आप देखोगे जब रिलेशनशिप खराब होता है तो सुसाइड के कितने केस आते हैं, मर्डर के कितने केस आते हैं। क्यों? इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, अब मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, किसके लिए जीऊँ, इतना बड़ा चीट, इतना बड़ा धोखा, मैं कहाँ जाऊँ। हर किसी का, एक छोटे बच्चा जब पैदा होता है ना, आप जब वो देखो मम्मी को ढूंढता है वो हर जगह। हाँ बिल्कुल। क्यों? उसे वो सेफ्टी चाहिए। उसको। मेरी मम्मी, आप कितने अच्छे टॉयज दे दो, उसे छोड़ देगा। वो कहाँ भागेगा, मेरी मम्मी कहाँ है। वो किचन में कटोरी चम्मच लेके बजा लेगा, लेकिन मेरी मम्मी साथ में होनी चाहिए। बिल्कुल। पर आप क्या करते हो, 3 साल बाद उसको पढ़ने के लिए भेजते हो, खुद से दूर करते हो, है ना। और आपको लगता है बच्चा अब सीख रहा है, नहीं, बच्चे को अभी भी सेफ्टी चाहिए, जो सेफ्टी वो बाद में जाके पार्टनर के अंदर ढूंढता है। बिल्कुल। और वो सबकॉन्शियसली होता है, इंटेंशन नहीं होती, पर उसे वही सेफ्टी। अब क्या होता है ना, जो मैंने अब काम नहीं किया वो शादी के बाद करेंगे, शादी के बाद पति के साथ ये, पति के साथ वो कौन कह रहा है, वो बच्चा कह रहा है। बच्चा कह रहा है। और वो जब बच्चे को दिखता है मुझे नहीं मिल रहा, तो वो बच्चा जैसे रो रहा है, जैसे बिहेव करता है, रोता है, चिल्लाता है, ढूंढता है, आपका पार्टनर भी तो सेम चीज कर रहा है। वो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है। पेरेंट्स भी तो मैम यही कहते हैं कि जैसे कुछ भी फीमेल होती है तो उसको यही तो बोलती है कि शादी के बाद ही जाना घूमने के लिए, शादी के बाद ही तुम ये करना, शादी के बाद ही जॉब करना। ये तो वो हो गया जो वो बोलते हैं। हाँ, पर मैं बात कर रही हूँ 3 साल के बच्चे तक, जब आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, तब तक बच्चे को बहुत जरूरत होती है केयर टेकर की। अगर उस समय पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो वो नीड उसकी इतनी बढ़ जाती है, जहाँ से आपने बोला था ना कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता, तो वहां से उसके स्टाइल बन जाते हैं, सही पैटर्न बन जाते हैं। हाँ, ठीक है। नहीं, 3 स्टाइल होते हैं। अवॉइडेंस वाला होता है जो पार्टनर को अवॉइड करता है, ठीक, एक एंशियस होता है, और तीसरा होता है सिक्योर। ये बहुत डीप है, कभी और किसी और टाइम कवर करेंगे। तो जो कमिटमेंट फोबिक होते हैं, जो कमिटमेंट नहीं करते हैं, अवॉइड वाले, वो पार्टनर होते हैं जो शादी करने के लिए तो मना कर देते हैं, पर लव रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि कमिटमेंट नहीं है वहाँ पे। सही बात है। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है ना, यहीं से हमारे स्टाइल बन जाते हैं, और यही चीज़ें हम फिर अपने पार्टनर के साथ पैटर्न दिखाते हैं उनको। राइट, है ना, कॉल करने पे जवाब ना देना, भागना, ठीक है, शादी नहीं करूँगा, ये स्टाइल अलग हो गया। और एक ही इंसान, अगर बॉयफ्रेंड ने फ़ोन नहीं उठाया, 300 कॉल, 100 कॉल, तो ये कौन से होते हैं? ये एंशियस वाले होते हैं। इनका एंशियस स्टाइल होता है। सिक्योर वाले समझते हैं, तो एक पार्टनर भी सिक्योर वाला होता है तो वो रिलेशनशिप संभाल लेता है, पर बहुत मुश्किल से होता है।
तो Okay. आपको इन सब चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है। अब आपने भी पूछा, सब लोग पूछ लेते हैं क्या किया जाए, पर ये तो वही बात होगी ना, आप सीधा कह रहे हो कि आप किडनी के डॉक्टर हो, जरा किडनी खोल के सही कर दो। प्रोसेस होता है, बस टेस्ट होता है, सारी चीज़ें देखी सारी चीज़ें जाती होती है। हैं, फिर ऑपरेशन थिएटर में जाओगे, मेडिसिन भी होंगी, आपकी केयर भी होगी, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो मेरी एक सलाह सबसे ये भी है कि राह चलते से मत पूछा करो क्या करना है। बिल्कुल मैम, ये बात मैं भी पूछ कहने वाला था कि एक्चुअली यदि किसी की भी रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ पर जाए, वो किस जगह जाए उसको, जिसका उसको सॉल्यूशन मिल जाए। आप As देखो a- काउंसलर पे जाओ, काउंसलर हैं, मैरिज कोच हैं, अब तो आप वही, उनके, आप एक्सपर्ट पे जाओ, मेरा कहने का मतलब है राइट आप मैम, एक्सपर्ट पे जाओ और पूरा रिसर्च करके जाओ, उनके रिजल्ट क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें उनके होती हैं, और उनसे एक कंसल्टेशन कॉल लो पहले, और फिर खुद की साइड से सही करने की कोशिश करो। ओके, ठीक है, अगर पार्टनर भी कह रहा है कि हाँ नहीं चल रही है, चल दोनों चलते हैं, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है कि दोनों Yes, रेडी हो, दोनों पर ready। नहीं होते दोनों रेडी, बहुत कम दोनों रेडी होते हैं। जबरदस्ती किसी को रेडी करा के मत ले जाना, क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी बातें भी सेशंस में आ जाती हैं, कपल काउंसलिंग में आगे, जो पता नहीं होती पार्टनर को, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ऐसे तो कई बार सोचता है, गड़बड़ हो जाती है। रिवर्स भी हो जाती है। हाँ, है ना, मेरी फीमेल क्लाइंट है, कई जो ऐसा कहती है कि ले गए थे हम अपने हस्बैंड को काउंसलिंग के लिए, तो वो 3 सेशन तो गए, चौथे सेशन थे तो उसने मुझसे बात ही करनी बंद कर दी कि तुम ही जाओ और मैं जाऊंगा नहीं, और अब तुम्हें जो चाहिए बस वो बताना, वही पूरा करूंगा मैं, और ठीक है मेरा हो गया। तो अगर आपको आपके पार्टनर से कंप्लेन है तो वो कंप्लेन कोई ना कोई नीड है, राइट, तो पहले आप उसे समझो मुझे इनसे कंप्लेन क्या है, और अब वो जो कंप्लेन है मैं किस तरीके से उसे बताऊं कि वो समझे, उसके मिरर न्यूरॉन्स भी एक्टिव हो। बिल्कुल, तो ये तो सीखना पड़ेगा ना, खुद से तो आप नहीं नीट पाएगा। जेई कुछ नहीं क्रैक कुछ कर नहीं सकते, कर सकते, कोच के बिना कोच कुछ नहीं, चाहिए। कोच चाहिए, ठीक है, तो हर जगह अगर आप कोच रखते हो, हर जगह आजकल तो फिटनेस पे भी रख रहे हो, बिल्कुल जिम में रखा भी है, रख रहे जिम हो, में भी कोच रखते हैं, अपनी लाइफ के लिए भी रखो, Right. जिन्होंने विन किया है अपनी लाइफ को। राइट, और रिसर्च हर चीज़ पे करते हो तो इस पे भी रिसर्च करो, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करो, राइट, पर अपनी मैरिज की कमांड अपने हाथ में लो, लोगों के हाथ में नहीं दो, बस यही सबसे कहना चाहूँगी, प्रायोरिटी इसको भी बनाना है। राइट। सो थैंक यू सो मच मैम इंसाइट देने के लिए, एंड बहुत सारी ऑडियंस हमारी इस इंसाइट को जब इस पॉडकास्ट को देखेगी लास्ट तक, तो बहुत सारी चीज़ें होगी जो वो इस पॉडकास्ट से सीखेगी, एंड ज़रूर लोगों को शेयर भी करेगी, जिससे उनकी एक अच्छी जो मैरिज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं पे इम्प्रूवमेंट करेगी, और अपनी अच्छी हैप्पी एंड एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। सो वंस अगेन मैम थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट आने के लिए। आज इस पॉडकास्ट में आपने काफ़ी कुछ इंसाइट्स देखी होगी, इसके साथ साथ आपने लर्निंग भी ली होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने क्या सीखा और आपने क्या अप्लाई किया, और आगे आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हो। सो कमेंट्स सेक्शन में आप जाके मुझे ज़रूर लिख के बताएं।